जब एक तरफ होड़ लगी हुई है जहाँ पर लोग हमेशा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एरोनॉटिकल इंजीनियर, पायलट ये सब बनने की सोच रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत ही कम लोग चूज़ करते हैं फ़िलासफ़ी को पढ़ने को। और अगर बहुत से लोग फ़िलासफ़ी पढ़ते भी हैं तो शायद उनका एक एम ये होता है कि वो कैसे यूपीएससी को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बीच में अगर सिर्फ जो फ़िलासफ़ी पढ़ना चाहता है, जो लाइफ के, संसार के, जो नॉलेज के एस्पेक्ट को सिर्फ समझना चाहता है, उनके लिए क्या स्कोप है। हमने जो पुराने फ़िलासफ़ी की वीडियो बनाया उसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ के आ रहा था कि आखिर क्या है स्कोप फ़िलासफ़ी का। तो आज इस सवाल को हम लोग डील करने वाले हैं। आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड फ़िलासफ़ी और मैं हूँ प्रशांत। शुरुआत से अगर देखा जाए अर्ली ग्रीक ट्रेडिशन से, या फिर अगर हम इंडियन फ़िलासफ़ी ट्रेडिशन को देखें, तो पुराने समय में जितने भी लोग फ़िलासफ़ी करते थे उनका मेन एम ये होता था कि कैसे हम नॉलेज का जो डेवलपमेंट है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर सोक्रेटिस की सिर्फ हम बात करें तो ना ही उसकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रही, ना ही उसके पास कोई ऐसा अर्निंग सोर्स रहता था जिसकी वजह से वो अपने घर का, परिवार का पालन पोषण कर सके। जहाँ तक कि ये भी हुआ कि कई बार सोक्रेटिस के घर पे झगड़े सिर्फ इसी बात पे होते थे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा अर्निंग सोर्सेज नहीं थे। पर जैसे जैसे मीडिवल एरा आया, या फिर हम ग्रीक में बात करें या एथेंस में बात करें या फिर हम इंडियंस में बात करें, जहाँ पे किंगशिप के पास जो रहने वाले लोग हुआ करते थे, जो एडवाइजरी कमिटी हुआ करती थी, उसके पास बहुत सारे लोग वही होते थे जो हम कह सकते हैं फिलोसफर्स थे। लेकिन आज जैसे जैसे चीज़ें हम बढ़ती जा रही हैं उसमें भी जो थिंक टैंक की बात की जा रही है वहाँ पे भी मैक्सिमम फिलोसफर्स ही दिखेंगे। तो अगर हम बात करें कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट्स की एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें कौन कौन लोग होते हैं, उसमें बहुत सारे फिलोसफर्स भी होते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि जैसे अभी तमिलनाडु में किया गया, जिसमें इकोनॉमिक एडवाइजरी बेंच में बहुत सारे लोगों को रखा गया जो कि आइडियोलॉजिकली, जो कि थ्योरेटिकली बहुत साउंड है। तो जब भी कभी हम थ्योरेटिकली साउंड कहते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है? हम कह सकते हैं कि वो अगर इकोनॉमिक्स में लिए गए तो वो फिलोसफर्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। अगर हम साइंस एडवाइजरी कमेटी में बात करें तो वहाँ पे फिलोसफर्स ऑफ साइंटिफिक कमेटी के लोग भी हो सकते हैं, साइंसेस के भी लोग हो सकते हैं। लेकिन इम्पैक्ट क्या डालता है? तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए कि फ़िलासफ़ी से हम करते क्या हैं। फ़िलासफ़ी से हम बहुत ज़्यादा हद तक इस तरह के क्वेश्चन उठाने के सवाल करते हैं जो शायद कोई नहीं उठा सकता। हम सटल चीज़ों को देखने की काबिलियत रखते हैं, हम क्रिएटिव होते हैं, हम उन सारी चीज़ों को भी इमेजिन कर सकते हैं जिसके बारे में एक आम इंसान या फिर एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं देख सकता। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे सभी लोग एक ही दिशा में देख रहे होते हैं, हम उस जगह पे कई दिशाओं में देखने की काबिलियत रखते हैं। अभी हाल में ही एक रिसर्च हुआ था, हाल में मतलब 2 साल 3 साल पहले, जहाँ पे इस बात को देखा गया कि सोशल साइंसेज या फिर फिलॉसफी में करने वाले, रिसर्च करने वाले जितने भी लोग हैं उनका जॉब परसेंटेज हाइयर है दैन टेक्निकल एंड मेडिकल फील्ड में। यानी 72 से 78% तक के लोगों को जिन्होंने फिलॉसफी पढ़ा होता है या फिर सोशल साइंसेज पढ़ा होता है उनके जॉब एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। और उनके जॉब एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं कहाँ कहाँ पे? आप देख सकते हैं कि आजकल आईआईटीज़ में भी ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं। आजकल जितने भी ज़्यादा टेक्निकल या फिर कॉरपोरेट वर्ल्ड हैं वहाँ पर भी बहुत सारे ह्यूमन साइंसेस के या फिर फिलॉसफी के डिपार्टमेंट्स को ओपन किया जा रहा है। मतलब वो चाहते हैं कि हमारे पास कुछ लोग ऐसे आए जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखें, एंड हु कैन बी बेटर देन अ फिलोसफर जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रख सकता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि फ़िलासफ़ी का काम आपको वो ट्रेडिशनल जॉब ऑफर्स करना है तो शायद फ़िलासफ़ी आपको टेक्निकल जॉब ऑफर्स नहीं करने देगी। एक दूसरा एस्पेक्ट और भी है। तो जब विटगेनस्टाइन अपना एरोनॉटिकल वाला सारा फील्ड छोड़ के फ़िलासफ़ी ज्वाइन किया और रसल के पास जाते हैं तो रसल उनसे सिर्फ यही कहते हैं कि आखिर तुम फ़िलासफ़ी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और फिलॉसफी में कुछ नहीं रखा है। यानी एक पूरा ऐसा ट्रेडिशन रहा है जो फिलॉसफी करने वाले को डीमोटिवेट करता रहा है। वो कहता रहा है कि फिलॉसफी करके कोई भी फ़ायदा नहीं है तुमको। अगर हम सही भाषा में कहें तो फिलोसफर्स जो अभी के समय में चले आ रहे जितने भी जॉब्स हैं उसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता है। आपको एक बहुत लंबा पैकेज नहीं दे सकता है, आपको एक बहुत अच्छी लाइफ भी नहीं दे सकता अगर हम मटेरियल गेन्स की बात करें। व्हाट फिलोसफी कैन गिव यू इज द सेटिस्फैक्शन, इज द पीस, एंड व्हाट डू यू नीड मोर। पर जब रसल ने विटगेनस्टाइन से ये कहा कि नहीं तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फिलॉसफी सबके बस की बात नहीं है, वो सही है एक हिसाब से, क्योंकि कांस्टेंट क्वेश्चनिंग करना पूरी लाइफ भर में ये सबके बस की बात नहीं है।
हर बार अपने किए हुए काम पे, हर बार अपने सोची हुए थिंकिंग पे, हर बार एक क्रिएट किए गए बिलीफ पे फिर से सवाल पूछ के उसे खारिज करके नया बिलीफ बनाना शायद सबके लिए मुश्किल नहीं, सबके लिए आसान नहीं होता है। इसीलिए बहुत से फिलोसफर ने फिलॉसफी करने से रोका है। तो अगर हम कहें तो उस समय केवल विटगेनस्टाइन ही ऐसा था जो रसेल के स्टूडेंट्स हुआ करते थे जिसने फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। बाकी सारे लोग या तो साइको एनालिसिस में चले गए या फिर साइकोलॉजी में चले गए या फिर उन्होंने किसी और फील्ड को चुन लिया। तो फिलॉसफी के स्कोप की अगर हम बात करें तो आप ट्रेडिशनल सेंस में मत सोचिए, बट फिलॉसफी आपकी स्किल को बढ़ाता है, आपकी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा करता है, आपकी आर्गुमेंटेटिव पावर को बहुत अच्छा करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। आप किसी भी फील्ड में बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों को समझ सकते हैं और इस तरह की चीज़ें एक ह्यूमन ग्रोथ की बात होते हैं, आपको एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ ले जाता है और हर एक जॉब फील्ड को एक बेहतर इंसान चाहिए होता है। तो अगर हम करंटली बात करें, अगर हम ट्रेडिशनल वे में बात करें इंडिया में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ट्रेडिशनल वे में आप फिलोसफर्स बन सकते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका आगे तक आप प्रोफेसर बन सकते हैं। आप किसी भी फील्ड के एडवाइजरी कमेटी बोर्ड में जा सकते हैं जहां पे नए नए विजन की बात की जाती है, यानी कैसे किसी एक कंपनी के आगे के विजन को देखना चाहिए। आप इवन साथ में किसी भी कंपनी के विजनरी बोर्ड जो होते हैं कि आगे कंपनी क्या कर सकती है, यानी समाज की ज़रूरतें क्या है, वहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो एक पूरा बोर्ड होता है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एनजीओ रन कर सकते हैं जो आने वाली समस्याओं को पहले से एंटिसिपेट करके उनके लिए काम करना चाहते हैं, वहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे, जैसे अभी हम वीडियोस बना रहे हैं, पूरा एक डोमेन ओपन हो चुका है कि आप कैसे क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपके पास पूरे ऑप्शन हैं तो इस तरह की चीज़ों को आप ज़्यादा समझ सकते हैं। एक फिलोसफर होने का मतलब ये होता है कि किसी रूल्स, किसी नॉर्म्स, किसी गाइडलाइन को रीथिंक करके कुछ नया निकालना। तो जब भी कभी नया करने की बात आएगी तो फिलोसफर वहाँ पे मिलेंगे और ये सबसे बड़ा स्कोप है। और इसी के साथ आप देख रहे थे अंडरग्राउंड फिलॉसफी, मैं प्रशांत।